दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रज्ञा की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। रज्जो मिस्त्री। प्रज्ञा जी समकालीन हिंदी कथाकारों में अग्रणी स्थान रखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रज्जो की हंसी आज दुहल्लर हुई जा रही थी। कमर पर हाथ रखे हंसी के बोझ के मारे वो धीरे धीरे झुकने लगी। लगता था अभी पेट पकड़कर जमीन पर औंधी गिर पड़ेगी। सुरसा सा मुंह फाड़े उसकी हंसी में पूरे 32 दांत गिने जा सकते थे। मुंह से हंसी का शोर उठाता फव्वारा फूट रहा था और उसकी संगत में आंखों की कोर से पानी का सोता। जाने कितने दिन बाद दुहल्लर हंसी उसके चेहरे पर सजी थी। आज सजी तो जैसे बीते दिन की हर कसर पूरी करने पर उतारू थी। पास खड़ी मैना को रज्जो तनिक नहीं सुहा रही थी। मैना गुस्से में लाल भभूका हो रही थी। उसकी आंखों में आग तैर रही थी और हाथ रज्जो की पीठ पर धौल जमाने को कसमसा रहे थे। एक कोने में खड़े जुल्मी मिस्त्री के नज़रों के आगे जैसे दुनिया शीर्षासन में खड़ी हो गई। उससे ना कुछ बोलते बन रहा था, ना ही आंख मिलाते। उसका जुल्मी नाम आज दुनिया से मुंह फेर कर उसके गले मिलने को तड़पने लगा। अपनी दीनहीन मुद्रा में वो कोने में जड़ होकर कोने का हिस्सा ही बन गया था। अकेली मैना की बेटी ही रज्जो की हंसी को सही रंगत देकर घर में शोर उठाई थी। मैना और रज्जो एक ही गली के अगल बगल वाले एक कमरे के कच्चे मकानों में रहती हैं। दिल्ली के शाहबाद इलाके के दिहाड़ी मजदूरों की एक कच्ची सी बस्ती है जिसमें जगह कम और घर ज़्यादा हैं। घिच्ची पिच्ची जगह में सब अपने हिस्से का जीवन किसी तरह ढूंढ लेते हैं। गांव देहात से कितने लोग शहर काम धंधे की तलाश में आए और बरसों से यहीं बस गए। कुछ किसानी छोड़कर मजूर होकर आए तो कितने बेरोजगारी और फाके में घिरकर खानदानी हुनर लिए आ गए। रज्जो तो अभी किराएदार है, पर मैना ने इस कच्ची बस्ती में बरसों जोड़े गए रुपयों से एक झुग्गी खरीदकर पक्का इंतज़ाम कर लिया है। झुग्गियाँ इलाके के नक्शे से मिटाई भी गईं तो मैना को कुछ फ़ायदा होना तय था। इस झुग्गी बस्ती में घरों में सफाई बर्तन करने वाली औरतें, सवारी ढोने वाले रिक्शा मजूर, नज़दीकी ब्रेड और बोतल फैक्ट्री की 2 पालियों में काम करने वाले बच्चे बड़े, पेंट पॉलिश वाले, बढ़ई, बिजली का काम करने वाले, ठेले ढोने वाले और एक बड़ा कुनबा राज मिस्त्रियों बेलदारों का समाया है। बस्ती से दूर पक्के फ्लैट और कोठियां हैं। कितने नए फ्लैट भी लगातार बन रहे हैं। कुछ को काम ढूंढ लेता तो कुछ लोग अपने मुताबिक काम खोज लिया करते हैं। कच्चे घरों की आंखों में भी सपने बसते हैं। मैना अपनी छोटी सी जगह को ठीक ठाक कराने की धुन में दिन रात लगी रहती। पहले सीमेंट का फर्श डलवाया, फिर बाहर की दीवारों पर पक्का पलस्तर करवाया। 6x8 के कमरे के कोने में बरसों से पड़ी स्लैब को रसोई बनाने की धुन ना जाने उसे कब से सवार थी। पैसा आने भर की देर थी कि जुल्मी मिस्त्री हाजिर। बिस्तर के संग ही एक ईंट की दीवार खड़ी कर दे, मेरी रसोई अलग हो जाएगी। मैना का आदेश और जुल्मी का पालन। यूँ भी जुल्मी को बड़े फ्लैटों में काम करने की फुर्सत कहाँ है। ये झुग्गी बस्ती उसका आसरा है। बड़े ठेकेदार उससे कन्नी काटते हैं। कोई बेलदार भी नहीं उसके संग। बेलदार मिस्त्री का काम अकेले संभालता। जुल्मी दुनिया के जुल्मों से बेपरवाह है। आज मैना की रसोई की दीवार उठाने में जुल्मी ने पूरा दिन लगा दिया। मैना के कब से जोड़े गए ईंट के अद्धों और साबुत ईंटें आज जुल्मी का परस पाकर दीवार की सूरत लेने लगे। जुल्मी ने भी ज़मीन की खुदाई करके कायदे से नाप कर मसाला बनाकर दीवार उठाना शुरू किया। मैना ने सामान 4 फुटिया गली में निकाल कर जगह बना दी थी और दीवार से सटी स्लैब से बर्तन उतार कर कमरे में रख दिए ताकि जुल्मी को खड़े होने में दिक्कत ना हो। दीवार उठाकर काम निपटाने के लिए जुल्मी ने शाम को ही पलस्तर करना भी शुरू कर दिया। ठीक उसी समय रज्जो घर का सौदा लेकर मैना से बतियाने खड़ी हो गई। मैना और रज्जो को काम निहारते देख जुल्मी के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। बड़ी सफाई से उसने पलस्तर पूरा किया। देख लो, ठीक बन गई है दीवार।
फंटी को किनारे रखते और करनी को तसले में हवाले करते हुए जुल्मी दीवार से सटी स्लैब पर खड़े खड़े इतरा कर बोला। मैना ने खुशी में सिर हिलाया। मैना की हामी में अपनी खुशी उड़ेलते झूमते जुल्मी ने स्लैब से उतरने के चक्कर में एक भारी गलती कर डाली। स्लैब से अचक से नीचे उतरने की जगह खुशी में उसने उतरते वक्त कच्ची दीवार पर अपना हाथ धर दिया। हाथ उसके तगड़े शरीर के वजन को थामे था। सारा बोझ नई दीवार पर पड़ गया। इस चक्कर में जुल्मी ने तो ज़मीन पर बाद में कदम रखा। उसके वजन से सारे दिन में खड़ी की गई दीवार उससे पहले ही भरभरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी और 2 मिनट को इठलाई दीवार एक पल में मलबे में बदल गई। जुल्मी उस मलबे पर गिर पड़ा। दीवार तो चाह कर भी उठ नहीं सकती थी, पर अपराधी बना जुल्मी फौरन उठकर कोने में सिमट गया। मैना की आंत पीत जल गई, पर रज्जो की हंसी को रोकना आज भगवान के बूते के भी बाहर था। मेरे से ही कह देती तू दीवार उठाने को, अनाड़ी मिस्त्री को बेकार बुला बैठी। दांत पीसती मैना को देखकर हंसते हुए रज्जो फुसफुसाई। अब तू तो रहने ही दे, जिसका काम उसी को साजे। एक ही पल में मैना गुस्से और खीज में बोल पड़ी। रज्जो की हंसी के खिलखिलाते सूरज को ग्रहण लग गया। उसने मैना को एकटक देखा, जैसे पूछ रही हो तुझे तो सब पता है मैना, फिर भी ऐसी कड़वी बात। उसे याद आया कितने अपनेपन से मैना ने एक दिन उससे कहा था, तू जब भी काम पर जाए पीछे से बच्चों की चिंता न करना। चेहरे पर सोच और मन में दुख लिए फिर भी रज्जो ने गिरी हुई ईंटों को तसले में भरकर बाहर लगवाने में मैना और जुल्मी की मदद की। बाहर लगे नल पर रेत सीमेंट सने पैरों को धोती हुई रज्जो को अचानक बहुत साल बाद बापू के पैर याद आए। पिंडलियों से गोरे उसके पैर के पंजे मिस्त्री का काम करते हुए हमेशा फटे और काले रहते। सीधी धूप हवा लगने से भोगानंद के पैर दुरंगे हो चले थे। घुटने के नीचे पंजे और तलवे की एक मोटी रेखा ही सफ़ेद दिखाई देती थी। हर रात रज्जो बड़े प्रेम से उसके पैरों पर कड़वा तेल लगाती और सुबह बापू के साथ काम पर चल देती। गांव पिसावा में बिताए वो दिन रज्जो को क्या कभी भूल सकते हैं। भोगानंद के काम में हाथ बटाते कभी मसाला बनाना, कभी ईंट ढोना, कभी दीवार की तोड़ाई तो कभी छत की ढलाई। बड़ी होते होते रज्जो सब काम सीखती जा रही थी। चिनाई और पलस्तर का बढ़िया मसाला तो उसके जैसा बनाने वाले कम ही थे। 3-1 का मसाला ऐसा ज़बरदस्त बनाती कि सीमेंट और रेत का अनुपात एकदम सही बैठता। भोगानंद उसकी पीठ ठोक देता। बापू की याद ने रज्जो के चेहरे के मायूस रंग को धुंधला कर दिया। तू यहाँ खड़ी है अब तलक, घर नहीं गई? चल के घर देख, रोटी पानी कर, बच्चे कब से भूखे बैठे होंगे। मुरारी की तेज आवाज़ ने पीछे से आकर रज्जो को यादों के झरोखे से बाहर निकाला। एक सपने से जागी रज्जो ने पीछे पलट कर मुरारी को देखा और फिर मशीनी चाल से सीधे घर पहुंच गई। अज्जू और रिंकी खेल में मगन थे। घर के बिखरेपन को समेटने, रात का खाना बनाने और 2 छोटे बच्चों की बातों और झगड़े फरमाइश सुलझाने में शाम कब रात में ढल गई रज्जो को पता नहीं चला। बच्चों और रज्जो ने खाना खा लिया था। मुरारी घड़ी भर को घर आया, बच्चों को दुलराया, फिर नहा धोकर बाहर निकल गया। यह उसका रोज़ का नियम है। दिहाड़ी के बाद थकान उतारने के लिए दोस्तों के संग ठलुआ गिरी और कभी कभार दारूबाजी की लत उसे जाने कब पड़ गई। खाना खाकर दिन भर घर बाहर खटती रज्जो जरा लेटी कि सामने से आले में रखे मुरारी के साहुल पर उसकी नज़र गई। लंबी डोरी से बंधा साहुल जिसे मुरारी आते ही आले के सामान में रख देता था। सारे मिस्त्री अपने औजारों के संग साहुल छोड़ आते थे, पर मुरारी हर रोज़ उसे संग ले आता। उसकी ये आदत रज्जो को निराली लगती रही थी। साहुल को एकटक निहारती रज्जो फिर अपने अतीत में खो गई। यह साहुल तेरे लिए नहीं बना है, तू मोटे काम संभाल। तू क्या जाने नाप जोख, मलबा उठा और ईंटें ढो, ये हिसाब का काम तेरे बस का ना है। साल भर छोटे भाई नरेश ने जब रज्जो के हाथ में दीवार नापने का साहुल देख ऐसी जली कटी बात सुनाई तो रज्जो ने ठान लिया था, तो वो नहीं या साहुल नहीं। रज्जो जानती थी जैसे डॉक्टर के लिए आला ज़रूरी है, वैसे ही राजमिस्त्री के लिए साहुल। ये कला नहीं सीख पाएगी तो जीवन भर बेलदारी ही करती रह जाएगी। उसे तो अपने बापू भोगानंद जैसा नंबर 1 का मिस्त्री बनना था, बड़ा मिस्त्री।
बस नरेश के कहने से एक जिद उसके शरीर में ऐसी तन गई कि फिर उसे किसी करवट चैन न पड़ा। जैसे साहुल का निचला नुकीला सिरा उसके मन पर गढ़ा चला जा रहा हो और उसके पूरे शरीर को लहूलुहान किए दे रहा हो। भोगानंद की मदद से उसने जल्दी ही साहुल को साध लिया। फिर क्या था, दीवार कोई सी भी क्यों ना हो, साहुल की डोरी का सिरा रज्जो के आत्मविश्वासी हाथों में सुहाने लगा। डोरी के नीचे का नुकीला सिरा मानो अब रज्जो के लिए वही लट्टू हो गया जिसे बचपन में लड़कों के संग खेलती वो ज़मीन से बड़ी आसानी से उठाकर हथेली पर सजा लेती। लट्टू देर तक उसकी हथेली पर नाचता तो साथ के कई लड़के हैरानी से देखकर जल मरते। साहुल से नापजोक करते वो दीवार की सिधाई में माहिर हो चली। जब पहली बार उसने अकेले दीवार उठा दी तो भोगानंद ने अपने बेटे को झिड़कते हुए सुनाया, नरेश, सीख रज्जो से दीवार की सिधाई किसे कहते हैं। साहुल से नाप कर भी तेरी दीवार टेढ़ी ही बनती है। वो तो पलस्तर है जो तेरी कमी पर पर्दा डाल देता है। भोगानंद की डांट और बहन से तुलना की बात सुनकर भी नरेश के कान पर जूना रेंगती, पर रज्जो दांत फाड़ कर हंसती। भोगानंद को बेटी की हंसी अपने जीवन का उजाला लगती थी। रज्जो दीवार बनाने तक ही नहीं रुकी, पिता के साथ काम पर जाते हुए उसने दूसरी मंजिल उठाने के लिए कॉलम डालना, छत के लिए बीम बनाना, लेंटर और शटरिंग का काम भी जिद करके सीख लिया। जब भोगानंद के साथ छत के सरिये बांधती तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते, कुछ तारीफ करते तो कुछ रज्जो को औकात बताते। है तो आखिर लड़की जात, सेटरिंग के काम सुहाते हैं भला। भोगा को चाहिए नरेश को सिखाए काम, आखिर तो लड़की को पराए घर ही जाना है। औरतें रज्जो की माँ को समझाती, देख देवकी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को इसका ब्याह बाल बच्चे, बाकी तो तू खुद समझदार है। देवकी के भीतर के डर जाग कर बेचैन हो जाते और वो रज्जो के घर में घुसते ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। पिता का खुला दिल न होता तो रज्जो के पाँव में कब की बेड़ियाँ डल चुकी होती। रज्जो के बाहर निकलते कदमों ने घर की माली हालत को भी चमका दिया था। 3 लोगों की पक्की टीम थी भोगानंद के पास, इसलिए खाने पीने के आराम से लेकर घर आंगन भी निखरा निखरा दिखता। अब कमाने वाले एक नहीं 2.5 हाथ हो गए थे। घर को आज तक नरेश की पूरी दिहाड़ी कभी नहीं मिली थी। घर से सुख का छाजन भोगानंद की अचानक मौत से छिन गया। असहाय जीवन की जिम्मेदारियों में देवकी को कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ भविष्य में रज्जो की शादी की चिंता, तो दूसरी तरफ नरेश का बाप की लगाम से एकदम छूट जाना उसकी परेशानी बढ़ा रहा था। इधर गांव में भोगानंद को मिलने वाले बड़े काम अब नरेश और रज्जो को मिलने बंद हो गए। वैसे भी छोटे कारीगरों के लिए बहुत अधिक काम वहाँ था ही कहाँ। फिर रज्जो की काबिलियत जानते हुए भी लोग उसे काम न देते। नरेश को छोटा मोटा काम मिल भी जाता तो उससे घर चला पाना मुश्किल था। रज्जो दिन भर सोचती, हाथ पर हाथ धरे यूँ बैठे रहने से कहीं सीखे हुए काम भी न भूल बैठे। साहुल उसकी हथेलियों के नीचे कसमसाता। अरे सो गई क्या? बाहर से लौटे मुरारी के शब्दों ने रज्जो की यादों का सिलसिला रोक दिया। इससे पहले कि रज्जो उठती मुरारी फिर बोला, रहने दे, उठ मत, खाना मैं खुद ले लूँगा। शराब से तृप्त होकर कई बार मुरारी दुनिया का सबसे निराला इंसान बन जाता, शहद सा मीठा। मुरारी की ऐसी बातों पर रज्जो के भीतर प्यार का सैलाब उमड़ आता। वो नहीं करते मुरारी का हाथ रोककर खाना परोस ही देती, उसे बच्चों की तरह सहलाती और टूट कर मुरारी को गले लगा लेती। मन चाहता उस पर सब कुछ निछावर कर दे। उसकी इस अदा पर मुरारी भी अपने प्यार से रज्जो को निहाल कर देता, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुरारी की बात पर रज्जो ने हल्की सी हूँ करके करवट बदल ली। मुरारी ने खाना खाया, जूठे बर्तन सकेर कर एक किनारे रखे और रज्जो की बगल में सो गया। रज्जो जाग रही थी, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार मैना की बात याद आ रही थी, जिसका काम उसी को साजे। पर मैना अकेली थी क्या रज्जो से ऐसी बात कहने वाली? उसे याद आया, बापू के मरने के बाद तंगी के दिनों में मनरेगा योजना उत्तर प्रदेश के उसके गांव के पास भोजाका में शुरू हो गई थी।
तालाब की खुदाई, सड़क बनाना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस की नई इमारत उठाने और अनेक कामों के लिए दिहाड़ी पर मिस्त्री बेलदार को काम मिलना शुरू हो गया था। रज्जो का मन खुशी से चहका कि इसका हिस्सा बनकर उसके हुनर का लोहा कुछ दिन में लगी जंग की परत को छील उखाड़ कर झाड़ देगा। नरेश के साथ रज्जो भी 4 किलोमीटर दूर भोजाका के लिए रोज निकलती। बाद में पिसावा में भी योजना शुरू हो गई। काम की उमंग और मिलने वाले पैसों की खनक की बात सोचकर ही उसकी देह ऊँगी रहती। देवकी ने इस बार उसे निकलने से मना भी नहीं किया। सोचा इसी से जोड़ जाड़ कर रज्जो के ब्याह का पहाड़ किसी तरह कट जाएगा। दिन भर ईडुरी सिर पर उठाए टिकाए उस पर तसला धरे रज्जो कभी रेत ढोती, कभी मसाला, तो कभी भारी ईंटों को ढोकर साइट पर पहुंचाती। अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करती रज्जो नरेश के हिस्से का काम भी जैसे तैसे संभाल देती। काम भूल गया क्या नरेश? सरिये के तार एक सी दूरी पर नहीं बांधेगा तो बीम न ठहरेगी, छत कैसे टिकेगी? एक बार सरिये को 6 इंच की दूरी पर बांधा है तो अगली बार भी 6 ही लेना, बढ़ा घटा नहीं। हट परे, मैं बांध देती हूँ। जल्दबाजी में काम को अंजाम देता नरेश बहन को आंखें तरेर कर देखता, पर खून का घूंट पीकर रह जाता। ना नुकुर करने के बाद रज्जो के इसरार और मदद से नरेश को पहले से बांधे सरियों के तार खोलने और दोबारा बांधने पड़ते। मिस्त्री के सबक रज्जो ने कायदे से पढ़े थे। शटरिंग के उस्ताद भोगानंद का हुनर रज्जो में पूरा उतर कर अब निखरने लगा था। उसे न सिर्फ सरिये बांधना आता था, बल्कि छत का वजन टिकाने के लिए किस नाप की बीम डलेगी इसकी जानकारी भी उसे थी। दीवार उठाते हुए मसालों को ईंटों पर धरकर जब पक्का करते हुए कन्नी ईंट पर मारती तो ईंट उसकी गुलाम बनकर सही जगह ले लेती। रज्जो के हाथ में गजब की सफाई और फुर्ती थी, लेकिन करनी की ठक ठक नरेश के कलेजे में कील बनकर ठुकती। कुछ दिनों तक उमकी रहने वाली रज्जो धीरे धीरे मुरझाने लगी। मिस्त्री के काम की बारीकी जानकर भी रज्जो को बेलदारी के काम ही मिला करते और इधर निखट्टू नरेश को लगातार मिस्त्री के काम। नरेश जब रज्जो को ऐंठ कर देखता तो रज्जो का कलेजा चाक हो जाता। कितने तूफान उसे कलेजे में उठते, भंवर उठाते और रज्जो उनमें घिरती चली जाती। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन रज्जो लंच टाइम में नरेश के हिस्से की शटरिंग के काम को पूरा कर रही थी कि अचानक ठेकेदार प्रकट हो गया। ये क्या कर रही है तू? जानती है शटरिंग का काम है, ईंट ढोने और मसाला बनाने का काम नहीं। ये काम सीखना है तो चलकर पहले ट्रेनिंग ले। यहाँ ट्रेनिंग का काम नहीं होता। बैठे ठाले हमारा सामान और टाइम खराब कर रही है। ठेकेदार चिल्लाया। ये काम मुझे अच्छी तरह आता है चाचा, रज्जो ने आत्मविश्वास से बेहिचक कहा। अच्छा, अभी बेलदार से मिस्त्री का काम आ गया, कल को तू ठेकेदार बनकर मेरे ही सिर पर सवार हो जाएगी। ठेकेदार चीखा। रज्जो हैरानी से उसे देखती रह गई। काम पर बने रहने और पैसे की ज़रूरत के चलते ठेकेदार को धीमे स्वर में सफाई देने लगी। मैं जानती हूँ मिस्त्री का काम, मेरे बापू ने। चल चल बड़ी आई काम वाली, यहाँ तुझे बेलदारी के लिए रखा गया है, जी चुराती है काम चोर कहीं की। रज्जो के नरम स्वर से ठेकेदार की आवाज़ और तेज हो गई। चाचा, काम चोरी न कभी की है न करूँगी, रज्जो ने कांपते शब्दों में खुद को दी गई गाली का जवाब दिया। तो तू ठेकेदार नहीं लग रही है यहाँ की? खबरदार जो फिर कभी सरिये करने को हाथ लगाया। सर पर तसला उठा और चुपचाप माल ढो। जिस काम की कही जाए बस वही कर। औरत है, मर्द के पीछे रह। मर्द होने की कोशिश में ना मर्द बन पाएगी और औरत होने से भी जाएगी। कहते हुए ठेकेदार ने रज्जो के पास पड़ी करनी हाथ में ली और सरियों को लात मारकर रज्जो से दूर ढकेल दिया। रज्जो हैरान थी कि काम से जी चुराने वाले नरेश को ठेकेदार ने एक शब्द नहीं कहा। ठेकेदार की फटकार से आहत रज्जो को नरेश की नीचा दिखाने वाली हंसी और भी घायल कर गई। आज भी कहाँ भूल पाई है रज्जो उस घटना को। हंसी मजाक और जिंदगानी की तेज भागती चक्की में न जाने कितनी बार रज्जो ले बैठती है जीवन की बही। आज उस याद से फिर उसकी आंखें भीग गईं। अचक के उठकर रज्जो ने पानी पिया ताकि आंसुओं को गले में उतार सके, फिर अपनी जगह आकर लेट गई। मुरारी ने करवट ली। रज्जो अंधेरे में भी उसका चेहरा साफ साफ देख रही थी। उसकी बेसुध नींद पर रज्जो को जलन हुई।
कहाँ मुरारी सपनों के मनचाहे लोक की सैर पर निकला हुआ है और कहाँ रज्जो अपने अतीत को धुन रही है। पिसावा की मनरेगा योजना में काम करते हुए मजदूरों को कभी समय से पैसा नहीं मिला। मजदूर औरतों की हालत तो और भी खराब थी। आदमी के बराबर मजूरी के बाद भी कम मेहनताना, तो दूसरी ओर रज्जो जैसी गुड़ी कारीगरों की बेकदरी, बार बार ठेकेदार की जू हुजूरी, आर्थिक तंगी और घरों की बदहाली से तंग आकर मजदूर ब्लॉक ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। लंबे और अडिग आंदोलन से मजदूरों को जैसे तैसे रुपए मिलने लगे, पर अगली बार फिर हाथ फैलाने की नौबत आ जाती। रज्जो ने जान लिया था कि मजदूर के जीवन में दुखों के छाले ही अधिक हैं। 2-1 साल ऐसे ही चला, फिर रज्जो की शादी भोजाका के मुरारी से तय हो गई। आज सालों बाद भी शादी की याद भर से रज्जो के गाल दहक गए। दुख और अपमान से भरी यादें ठंडे बस्ते की शरण में चली गईं। चौड़े चौड़े बिंदा लगावें बांदोली भोजा के बहुएं। विदा के बाद ससुराल पहुंचते भोजाका की औरतों ने नई बहू से छेड़ शुरू कर दी। पिसावा रज्जो का मायका, भोजाका ससुराल। अब तो रज्जो को ससुराल के रहन सहन ही मानने पड़ेंगे। रज्जो गीत की लय थामे अपने माथे पर सजी छोटी बिंदी का ध्यान करके मुस्कुरा उठी। घर में गीतों और रिवाजों के बीच रज्जो कैसी सजी धजी छुई मुई सी पोटली बनकर बैठी थी। नए घर में आकर वो खुश थी। उसकी खुशी का कारण साफ था। मुरारी कारीगर आदमी था, दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेला रहता था और शादी के लिए इसी शर्त पर राजी हुआ था कि औरत उसके संग दिल्ली जाएगी। उससे अकेले काम और घर अब नहीं संभलता। रज्जो खुद को बड़भागी मानकर फूली नहीं समा रही थी। एक और दिल्ली जाना और दूसरी तरफ मुरारी के संग मिस्त्री का काम करने की आज़ादी की कल्पना की दोहरी खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिसे घर की औरतें ब्याह की खुशी मान बैठी थीं। हालांकि रज्जो के मन के कोने में चिंता भी हलचल मचाई थी। क्या जाने मुरारी उसे काम करने भी देगा या नहीं। मुरारी के छोटे से कमरे में जीने लायक सामान के साथ एक टीवी भी था। उसके किसी मालिक ने कबाड़ में पुराना टीवी बेचने से मुरारी को देना सही समझा था। रज्जो ने आते ही कमरे को चमका दिया। मुरारी बढ़िया मिस्त्री था। रज्जो ने पाया वो अपने काम में उसके बापू जैसा ही काबिल है। दिल्ली आकर ही रज्जो ने जाना मुरारी पत्थर का अच्छा कारीगर है। बड़ी कोठियाँ और फ्लैटों में मार्बल और टाइल्स के काम पर ठेकेदार उसे रखवा देता है। अपनी कोई टीम तो मुरारी की है नहीं, पर शाहाबाद की इस पुरानी कच्ची बस्ती के इकलौते ठेकेदार पुरुषोत्तम की टीम का वो बढ़िया मिस्त्री है। आमदनी थोड़ी कम जरूर है, पर बधा बधाया काम है। मस्टर रोल पर चढ़ने और छटनी का कोई डर चिंता नहीं। ठेकेदार रोज़ शाम मजदूरों की दिहाड़ी गिनकर हाथ पर रख देता है। कभी देर सवेर भले ही हो जाए, पर दिहाड़ी मिल जाती है। मुसीबत में एडवांस के रूप में किसी किसी की ज़रूरत मुताबिक मदद भी कर दिया करता है, लेकिन पैसा देता है तो काम भी ठोंक कर लेता है। बड़े ठेकेदार के मिस्त्री मुझे भी सिखा दे टाइल पत्थर की कटाई, ले चल अपने संग काम पर। रज्जो ने एक दिन संकोच की कुंडी खोलकर अपने मन की बात मुरारी से कह डाली। रहने दे बावली, ये हाथ पत्थर हो जाएंगे पत्थरों से सिर मारकर, मुरारी हंसते हुए बोला। रज्जो उसका मुंह देखती रह गई। आराम से कमरे में रहना, तू कहाँ फिरेगी मारी मारी, तेरे लायक जगह नहीं है। सारा रूप 2 दिन में ढल जाएगा। धूल मिट्टी फांकने से अच्छा है घर पर रहे, मुरारी बेपरवाही से बोला। रज्जो की खुशियों के फूल मुरझा गए। शादी के बाद उसने क्या क्या सपने बुने थे, सारे फंदे उधड़ गए। कुछ दिन वो चुपचाप काम में लगी रही। मुरारी की बात का नपा तुला जवाब देती, पर अपनी तरफ से कुछ ना बोलती। मुरारी को उसकी ये चुप्पा सूरत जरा ना सुहाती। फिर मुरारी जानता था रज्जो किस बाप की बेटी है। मुरारी को रज्जो के काम और लगन की भी भनक थी। घर में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए कुछ दिन बाद मुरारी बोला, अच्छा रूस नहीं, कल बात करता हूँ ठेकेदार से, फिर संग चलना। पर देख ले, काम एक दिन में सीखा नहीं जा सकता, वक्त लगेगा और फिर आकर तुझे चूल्हा चौका भी करना पड़ेगा। मैं बखत का पक्का हूँ, बखत पर काम, बखत पर खाना। उस दिन छोटे से कमरे में रज्जो के लिए सारे रंग समेटे आकाश उतर आया था।
दिल्ली जैसे शहर में ना कोई परिचित ना रिश्तेदार जो नई ब्याहता रज्जो को रोके टोके। फिर जिस फ्लैट में मुरारी काम कर रहा था वहाँ बेलदार के साथ वो अकेला ही था। पुराने फर्श पहले ही तोड़ा जा चुका था। मुरारी अपने हिसाब से रोज़ का एक कमरा पकड़ता और शाम तक नया फर्श डाल देता। जितनी देर में वो रेत पर मार्बल की बड़ी स्लैब बिछाकर नाप और डिज़ाइन का पीस काटता, उतनी देर बेलदार मशीन की रवानगी और गोल धारदार ब्लेड से पत्थर के काटते समय उठने वाली धूल को दबाने के लिए पतले से पाइप से पानी की धार देता चलता। मशीन घी घी घिर घिर की ध्वनि से पत्थर काटने लगती। जितनी देर मुरारी आराम करता, बेलदार बदरपुर का मसाला कमरे में बिछा देता और सीमेंट की बोरी खोलकर एक तरफ उसका ढेर बना लेता। काम की जगह पर अपनी औरत को काम सिखाने की झेप से बचते हुए मुरारी ने पुरुषोत्तम से रज्जो की बेलदारी की बात तय कर ली। पुरुषोत्तम की टीम में अब तक कोई औरत नहीं थी, इसलिए वो तो पहले झिझका, पर अंत में मुरारी जैसे कारीगर पर उसने भरोसा करके काम दे दिया। इस तरह रज्जो का काम करने का सपना पूरा हुआ। संभाल कर रही, एक भी पीस टूटा तो तेरी खैर नहीं। पत्थर को मजबूत हाथों से उठा, फुट के हिसाब से नाप कर पत्थर आया है। एक का भी नुकसान हुआ तो मालिक खामखा अकड़ेगा, ठेकेदार झगड़ेगा। फिर टूटे पत्थर को तरीके से काट कर रेशे से रेशा जोड़ना और धार मिलाकर लगाने में मेरे सारे दिन की बर्बादी अलग होगी। मुरारी कभी प्यार से तो कभी गुस्से से रज्जो को काम सिखाता गया। मिस्त्री होने की ठसक बेलदार पर हावी रहती, पर रज्जो धुन की पक्की थी। उन दिनों जैसे उसे थकन महसूस ही नहीं होती। रात देर से सोती, फिर भी पौ फटते ही जाग जाती। रात भर कल्पना करती कि वो पत्थर काट कर फर्श बना रही है। उन दिनों सारे घर का काम करके खाना लेकर उमंग से चल देती मुरारी के संग। जिस दिन पहली बार रज्जो ने पत्थर काटा, उसे लगा जैसे जीवन का सबसे बड़ा सवाल उसने हल कर दिया। उस दिन उसकी हंसी में वही पहले वाली खनक उतर आई। देखना, एक दिन हम दोनों अपने घर की दीवार साथ मिलकर उठाएंगे, याद रखना मेरी बात, रज्जो ने बड़े प्यार से मुरारी से कहा था। मुरारी ने भी प्यार के बदले प्यार से देखा और फिर इशारे से काम की तरफ ध्यान दिलाया। मार्बल का रेशा जोड़कर पीस काटकर रज्जो ने फर्श पर बिछी बदरपुर के ऊपर कटे हुए सारे पीस रखे और करनी से ठोक कर सबकी धार मिलाई तो मुरारी उसे देखता रह गया। काम की खुशी से दमकती रज्जो आज बहुत सुंदर लग रही थी। कमरे में सारे पीस बिछाकर जब उसने मुरारी को दिखाया तो सारे पीस ऐसे लगे जैसे टुकड़े नहीं, एक साबुत स्लैब फर्श से एक समान ऊंचाई पर फिट कर दी गई हो। यही नहीं, फर्श की ढाल भी सही बनी थी। मार्बल के सारे पीस फैलाने मिलाने के बाद रज्जो एक एक टुकड़े को सावधानी से उठाती और सीमेंट का घोला देकर करनी से दाब देती। मुरारी उसे देखकर हैरान रह गया। रज्जो के जीवन की ये नई करवट कुछ महीने आराम से चली। रज्जो ने जैसे नया जन्म पा लिया था। जिंदगी में अब तक के मिले सारे दंश जैसे मिट चले थे। उन दिनों रज्जो की हंसी बात बेबात फूटती। अपने घर में भी मुरारी की खूब तारीफ़ हो रही थी कि शादी के बाद भी पैसा भेजने में मुरारी ने कोई कंजूसी नहीं बरती। मुरारी पर अपने घर की बड़ी जिम्मेदारी थी। रज्जो के कमाने से उसे भी तसल्ली मिली। रज्जो का जीवन अभी अंगड़ाई लेकर खड़ा हुआ ही था कि रज्जो को मुरारी ने काम से साफ मना कर दिया। पहले बच्चे का मामला है रज्जो, और तेरी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, अब से काम नहीं। तू घर पर रहे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा। काम कहाँ भागा जा रहा है, पहले तू फारिग हो ले। मजदूर औरतें 9 महीने कड़ी मेहनत करती हैं और पता ही नहीं चलता कब बच्चा जनकर काम पर लौट आती हैं। रज्जो इस सब के लिए तैयार थी, पर दिनों दिन गिरती तबीयत ने उसका जरा भी साथ नहीं दिया। उस समय रज्जो को काम छोड़ना बहुत बुरा लगा। जिस समय रुपए पैसे की सबसे अधिक ज़रूरत थी, उस समय काम का सहारा छूट गया। 2-2 घर चलाने की जिम्मेदारी में मुरारी ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। रज्जो ने गहरी सांस ली। रात तेजी से बीत रही थी। रज्जो ने पेट में दबाए पैरों को सीधा किया और करवट ली तो सामने सोए अज्जू रिंकी दिखाई दिए। तारा ऊपर के होने से दोनों के बड़ा छोटा होने का अंतर ही पता न चलता। निश्चिंत सोते हुए बच्चों को देखकर रज्जो के मन में प्यार की नदी उमड़ आई। कैसे करके बड़ी मुश्किल से दोनों को पाल रही थी।
दोनों के जन्म और परवरिश में ही अब उसका समय गुजर रहा था। बच्चे बड़े होंगे तो खर्चा और भी बढ़ेगा, ये चिंता रज्जो को खाई जाती। इस बीच ठेकेदार पुरुषोत्तम का काम भी दूर दराज में फैलने लगा। पुरुषोत्तम मुरारी को शाहाबाद के आसपास के इलाकों और दूर के मकानों में भी भेजने लगा था। मुरारी की दिहाड़ी पहले से बढ़ी थी तो महंगाई उसकी तुलना में और अधिक बढ़ी थी। मकान का किराया, राशन, दवाई, गोली, कपड़े लत्ते सबके दाम बढ़ रहे थे। रज्जो ने एक दिन मुरारी का मन टटोला। ऐसे कब तलक चलेगा? इन बच्चों के भविष्य के लिए और पैसा चाहिए होगा, पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम भी देखना होगा, पीछे घर की जिम्मेदारियां भी अभी कहाँ पूरी हुई हैं। रज्जो ने ठंडी सांस ली। कुछ देर के बाद बोली, अब तो मेरी तबीयत ठीक है और ये बच्चे भी थोड़े संभल गए हैं, अब मैं काम पर जा सकती हूँ ना? ना सही मिस्त्री बेलदारी की दिहाड़ी भी ठीक रहेगी। रज्जो ने मुरारी की चिरौरी की। पिता और पति जैसा मिस्त्री बनने का उसका सपना पछाड़ खाकर धूल में सना जीवन की राह में पड़ा था। इस सपने से रज्जो बड़ी मुश्किल से बच्चों का मुंह देखकर समझौता कर पाई थी। काम करना ही है तो घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ ले, यहाँ की बहुत सी औरतें यही तो करती हैं। मेरे संग अब पहले जैसी बात नहीं है, मुझे दूर दूर जाना पड़ता है, तुझे कहाँ लिए डोलता फिरूंगा। मुरारी के पास जैसे जवाब पहले से सोचा समझा रखा था। ना सही अपने साथ शाहाबाद के घरों में ही सही बात करके देखो पुरुषोत्तम से। रज्जो ने हार नहीं मानी। मेरे बिना अकेली तू वहाँ काम करेगी? घरों में कोई औरत नहीं है पुरुषोत्तम की टीम में, जानती है ना? ये क्या अच्छा लगेगा? फिर वहाँ कितने आदमियों की नज़र रहेगी तुझ पर, भीतर से कौन कैसा है किसे पता, कैसी कैसी बातें बनेगी जानती है। कहने को मुरारी सवाल पर सवाल खड़े कर रहा था, पर सारे सवाल इनकार का ठोस जवाब ही रज्जो को दे रहे थे। पर मुझे तो, हकलाती से रज्जो बोली, पर मुरारी ने उसे बात भी पूरी नहीं करने दी। परवर कुछ नहीं, फ्लैटों का काम औरत बेलदार के लिए ठीक नहीं, फिर ये सारे दिन का काम है, इससे तो तू बर्तन सफाई करे तो अच्छा है। तू घर और बाहर दोनों संभाल लेगी, बीच के बखत में आराम भी मिलेगा, घर का काम भी कर पाएगी और बच्चे भी देख लेगी। मन मार कर रह गई थी रज्जो। ढीठ बनकर उसने कुछ समय घरों में काम नहीं पकड़ा, यही सोचकर कि शायद किसी दिन मुरारी हामी भर भी दे। इधर मुरारी के छोटे भाई मेरठ बुलंदशहर जाकर कमाने लगे थे तो घर की तरफ की जिम्मेदारी कुछ हल्की जरूर हुई थी, पर रज्जो समझ ही नहीं पाती थी कि पैसे में कौन से पंख लगे हैं जो हथेली पर रुकता ही नहीं। यूँ भी दिल्ली जैसे शहर में 4 लोगों का पेट पालना आसान बात नहीं थी। अज्जू रिंकी में से कोई ना कोई बीमार पड़ जाता या फिर ऐसी ज़रूरत निकल आती कि रुपए पैसे की किल्लत पड़ ही जाती। यादों की गलियों में चक्कर खाते पूरी रात के जागरण के बाद आज सुबह रज्जो का जी किसी काम में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उसने सुबह के काम निपटाए। मुरारी को आज सोनीपत निकलना था। पुरुषोत्तम के हाथ एक बड़ा ठेका लगा था जिसे वो किसी भी सूरत में हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। कई मंजिला मकानों वाली इमारत का काम था जो हर हाल में समय पर पूरा किया जाना था। बेलदारों और मिस्त्रियों के साथ फर्श डालने के लिए मुरारी जैसे कितने ही कारीगरों की ज़रूरत पुरुषोत्तम को थी। काम में समय भी लंबा लगने वाला था। रज्जो ने बेमन से ही सही खाना बना बांधकर मुरारी को सौंप दिया। उसके जाने के बाद बच्चों की कूद फांद के बीच भी वो अनमनी सी पड़ी रही। गंदे कपड़ों, बिना मजे बर्तनों और बिखरे कमरे ने उसे कई बार चिताया। उसने सबकी अनदेखी कर दी। खाना बन ही गया था, बाकी काम मुरारी के आने से पहले निपटाने का सोचकर वो लेटी ही रही। पास बैठे बच्चों ने एक टूटे खाली डिब्बे को लात मारकर एक दूसरे की ओर ठेलने का खेल बना लिया। डिब्बा टनन टनन सा ठोकर खाता यहाँ से वहाँ डोलने लगा। रिंकी और अज्जू अपनी बारी आने पर तेज ठोकर मारकर हंसते, पर खेल देखती रज्जो उस डिब्बे की शक्ल में खुद को पा रही थी। शाम को मुरारी बहुत दिनों बाद मीट लेकर घर पहुंचा तो बच्चे चहक कर नाचने लगे। बेमन से उठकर रज्जो पकाने की तैयारी में लगी ही थी कि मुरारी का फ़ोन बज उठा। बातचीत पर कान देने से जल्दी ही रज्जो को पता चल गया कि माँ का फ़ोन है। पास में बैठी है रज्जो, ले कर ले बात, कहते हुए मुरारी ने उसे फ़ोन थमाया। कैसी है माँ? माँ से बात करते रज्जो की सांसें तेज हो गईं।
थोड़ी देर में मुरारी ने देखा रज्जो फ़ोन पर चुप सी हो गई है और बात करते हुए धीरे से कमरे से निकल गई। मुरारी जानता है जब भी रज्जो अपनी माँ से कुछ ज़रूरी बातें करती है तो ऐसे ही कमरे से निकल जाती है ताकि मुरारी सुन ना सके। आज भी यही हुआ। कुछ देर बाद लौटी रज्जो से मुरारी ने कुछ नहीं पूछा। रज्जो भी परेशान सी काम में लगी रही। रात खाना खाकर जब मुरारी साथ बैठा तो रज्जो ने झिझकते हुए बताया कि माँ को पैसे की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है। रज्जो से मुरारी की हालत छिपी नहीं थी, पर ठेकेदार से कुछ पैसा एडवांस मांगा जा सकता था। मीठ खाने से रंग में आया मुरारी रज्जो की बात पर उखड़ गया। मैं कहाँ से लाऊं पैसा, जो है तेरे सामने है। तेरी माँ मांगे ना अपने बेटे से। जरा कोई मुसीबत आई, खट से लड़की को फ़ोन लगा दिया। यहाँ क्या पैसे का पेड़ खड़ा है। रज्जो पति का मुंह देखती रह गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे सूख चला। चेहरा झक सफ़ेद हो गया, आंखें फट पड़ीं और आंसुओं का सैलाब फूट पड़ने को हुआ, जिसे रज्जो ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। उसने महसूस किया आज वो खुद कमा रही होती तो फ़ौरन माँ की मदद कर देती और यूं पति के आगे हाथ फैलाने पर शर्मिंदा ना होना पड़ता। खुद अपने हिसाब से सब सोचती और पति भी उसके 4 पैसे की कदर करता। टूटे मन से आज रज्जो ने मिस्त्री बनने का सपना छोड़ घरों में काम करने का मन पक्का कर लिया। बरसों से खुरंट पड़े जख्म नई चोट से टीसने बहने लगे। इधर रज्जो एक घर में काम करने की हामी करके आ गई। 3 दिन बाद उसे काम पर जाना था कि अचानक मुरारी की माँ बीमार पड़ी और तुरंत फुरत मुरारी को भुजाका के लिए निकलना पड़ा। बच्चे और रज्जो पीछे रह गए। मुरारी को कुछ दिनों में वापस काम पर लौटना था। मुरारी तो नहीं लौटा, उसके एक्सीडेंट की खबर लौटी जिसने रज्जो के प्राण सुखा दिए। भुजाका से चलकर वापसी के समय ट्रक टेम्पो टक्कर में मुरारी कई और लोगों सहित बुरी तरह घायल हो गया। ऐसे में उसका लौटना मुश्किल था। पूरी बस्ती में जैसे रज्जो अकेली हो गई। हर घड़ी मुरारी का ध्यान उसे परेशान करता। उसकी सूरत आंखों के आगे छाई रहती और ऐसी हालत में मुरारी की सेवा टहल न कर पाने का अफसोस उसे खाए जा रहा था। मैं ना उसकी हिम्मत बढ़ाती, पर रज्जो के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फ़ोन पर मुरारी की करहाती आवाज़ उसके कानों में पूरे दिन हाहाकार मचाए रही। कहते हैं कि गरीब की मुसीबतों को तो घर का पता भी नहीं पूछना पड़ता। शाम का समय हो चला था। बच्चों को खाना खिलाकर रज्जो खाना खाने बैठी तो टीवी पर खबर चल पड़ी कि शहर में फैली नई कोरोना महामारी के चलते कल से सारे काम, बाजार, दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। मुरारी की चिंता से अभी तक वो उबरी भी नहीं थी कि नई मुसीबत आ खड़ी हुई। कोई रोड पर न निकले। टीवी पर प्रधानमंत्री की घोषणा चल रही थी, पर रज्जो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अज्जू और रिंकी की ओर देखा। एक कौर रोटी का उठाया। कुछ देर ये सब सोचती रही। अगर घर से बाहर नहीं निकलेगी तो मुरारी के पास कैसे जाएगी। अगर सारे काम बंद हो जाएंगे तो लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। हाथ में लिया रोटी का कौर उसने फिर से थाली में रख दिया। वो उठी और कमरे के कोने में रखे पुराने ट्रंक को टटोला, कपड़ों को हटाया। कपड़ों के नीचे बिछे अखबार के नीचे कुछ रुपए उसे मिले। कितने जतन से जोड़े थे रुपए। उसने गिने, 2000 के करीब रुपए थे। उसने हिसाब लगाया कि इतने से यहाँ रहना मुश्किल होगा। मम्मी मम्मी सुन ना, अज्जू की आवाज़ ने जैसा उसका ध्यान भंग किया। मम्मी फिल्म लगा देना, ये अंकल क्या कह रहा है। वो उठ खड़ी हुई, कुछ सोचते हुए गली में निकल आई। गली में तो जैसे भगदड़ सी मच रही थी। हर कोई बाजार भाग रहा था। उसे याद आया जब अज्जू हुआ था उस साल भी नोटबंदी के बाद ऐसी ही मुसीबत आड़े आई थी। उन दिनों को याद करती रज्जो अचानक घबराई सी बोली, अज्जू अज्जू सुन जरा, बहन का ध्यान रखियो, मैं अभी आई। थोड़ी देर में कुछ दिन का राशन लेकर रज्जो वापस लौटी। कई दिन दुविधा में पड़ी रज्जो ने एक दिन हिम्मत करके मुरारी के पास जाने की बात सोच ली। जरूरी सामान एक बड़े से थैले में बांधा। मैना ने बहुत समझाया पर रज्जो ना मानी। रिंकी को गोद में उठाया और अज्जू के संग घर से निकली तो शहर में फैली महामारी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। कोई साधन नहीं मिला तो हिम्मत करके पैदल ही आगे बड़े बस अड्डे की ओर बढ़ गई। उसका जुनून खतरे कहाँ देख पा रहा था। कुछ आगे बढ़ी तो पुलिस वालों ने उसका रास्ता रोक लिया। डांट गरिया कर उसे वापस घर भगा दिया।
उसके जीवन की हर उम्मीद पाला पड़ने से मुरझा गई। मुरारी की याद उसे अपनी ओर खींचती, लेकिन मुसीबत उसके पैरों में बेड़ियां डाले थी। रज्जो जानती थी कुछ लोग जिंदगी के डरों का डटकर सामना करते हुए महामारी से होने वाली मौत से घबराकर तुरंत गांव देहात अपनी जड़ जमीन परिवारों की ओर लौट गए थे। ट्रेनें बंद पड़ी थीं, कितने लोग चोरी छिपे निकल रहे थे। एक बार की रज्जो ने सोचा वो भी उनके संग निकल कर भागे, पर किराया सुनकर रज्जो की आंखें फट गईं। प्राइवेट गाड़ी में एक आदमी का 5,000 रुपया। कहाँ से लाती रज्जो इतना रुपया? पैसे की तंगी, पुलिस के बिठाए डर और बीमार पड़ गए अज्जू ने उसके कदम रोक दिए। शाहबाद की कच्ची बस्ती के कितने घर खाली हो गए थे। पुरुषोत्तम की टीम भी समय रहते जैसे तैसे दिल्ली से निकल गई थी। बरसों से शहर को बसाने सजाने, इसकी मरम्मत में रात दिन एक करने वाले मजदूरों के लिए बदहाली के दिनों में आमदनी का कोई पक्का इंतज़ाम न था। सरकार भी चुप, उसके अफसर भी चुप। काम बंद, रास्ते बंद, पर पेट की भूख 24 घंटे जाग रही थी। घर लौटने वाले कितने ही रास्ते घर की ओर न मुड़कर मौत से जा मिले, और पीछे रह गए लोगों के हिस्से में आई भूख और तकलीफ़ें। आड़े वक्त की बचत रज्जो के काम आई, पर मामूली बचत ही थी, कोई खजाना तो नहीं। रज्जो टीवी पर देख रही थी, शहरों से पैदल निकले मजूर घर और बच्चों को ढोते मुसीबत के मारों की तरह बेदर्द जिंदगी से जूझ रहे थे। कितने काम धंधों से निकाले गए, कितनों ने भूख धूप और निराशा में रास्ते में दम तोड़ दिया। छोटे बच्चों की बेहाल सूरतें देख रज्जो रिंकी और अज्जू को सीने से सटा लेती। डर के साए लंबे होते जा रहे थे। जीवन में पहली बार रज्जो ने शहर मजदूरों से खाली होते देखा। बात दिल्ली की नहीं, सभी शहरों की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सरकार किस मुंह से मजदूरों के जत्थों से धीरज बनाए रखने की बात कर रही थी। पापा कहाँ हैं? घर क्यों नहीं आते? मम्मी काम पर गया है ना, जल्दी ढेर सारी चिज्जी लेके आएगा। और खिलौना भी? हाँ, वो भी। अज्जू बार बार मुरारी को याद करके रज्जो से पूछता तो रज्जो नए नए बहाने गढ़ती। बीमारी से हो रही लगातार मौतों और थर्राई दिल्ली में कमरे से बाहर निकलने को मचलते रिंकू अज्जू को रज्जो कैसे कैसे बहलाती, इसे उसका दिल ही जानता था। मुरारी के सर में टाँके आए थे और पैर की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लगना था। मुरारी के इलाज का खर्च तो किसी तरह उसके माँ बाप ने उठा लिया, पर यहाँ रज्जो के कमरे का किराया, खाना पीना, हारी बीमारी का खर्च उसकी नींद का दुश्मन बन गया था। पैसा ना मुरारी के पास था, ना रज्जो की माँ के पास। बस्ती मजदूरों से लगभग खाली हो गई थी। रज्जो की तरह मजबूरी के मारे कुछ परिवार ही यहाँ बचे थे। दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी पूरी तरह बंद थी। घरों में काम करने वाली माइयों में से कुछ के मालिक ही उन्हें पैसा दे रहे थे, पर रज्जो के लिए तो ये रास्ता भी बंद था। महामारी के डर से लोगों ने घरों में किसी भी बाहर के आदमी से काम करवाना बंद कर दिया था। रज्जो की समझ काम नहीं कर रही थी। बच्चों को कलेजे से लगाए रज्जो ने 2 महीने का समय जैसे तैसे निकाला। मैना ने उधार देकर उसकी हिम्मत बांधे रखी। अक्सर मुरारी से रज्जो की बात भी मैना करवा देती। बच्चे कैसे हैं रज्जो? तू कैसी है? तू घबरा मत, जल्दी ही आ जाऊंगा। मुरारी ने दिलासा देते हुए कहा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बच्चे रोज़ तुमको पूछते हैं, पैसे भी खत्म हो रहे हैं। बार बार यही लगता है कि अस्पताल में तुम अकेले पड़े हो और मैं यहाँ। ये कहते कहते रज्जो का गला भर आया। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। यह कहकर मुरारी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुरारी के शब्दों से रज्जो की रुलाई फूट पड़ी। बड़ी हिम्मत से उसने बात संभाली थी कि मुरारी को कोई और दुख न पहुँचे। दीवार से सटी रज्जो खाली हाथों छत निहार रही थी कि उसके दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से ठकठकाया। दरवाज़ा खोला तो सामने पुरुषोत्तम ठेकेदार को खड़ा पाया। मास्क लगाए पुरुषोत्तम को रज्जो उसके डील डॉल आवाज़ और पहनावे से पहचान गई। उसे लगा कि शायद मुरारी ने ही उसे भेजा है। कहाँ है मुरारी? ना फ़ोन उठा रहा है, ना बात कर रहा है। साला भग गया एडवांस लेकर। रज्जो को देखते ही पुरुषोत्तम दहाड़ा। भागा नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है। लौटेगा तो हिसाब पूरा कर देगा। रज्जो को ठेकेदार की बात नहीं सुहाई। यानी अब तो महीनों की छुट्टी? कब लौटेगा? कब काम करेगा? कब चुकाएगा?
कहना मुझे फ़ोन करे, एक ढंग का कारीगर नहीं मिल रहा इन दिनों। शाहबाद में दीवार लेंटर का काम है, इमरजेंसी में ज़्यादा दिहाड़ी देने पर भी मिस्त्री नहीं मिल रहा है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। कहते हुए पुरुषोत्तम ने पीठ फेर कर आगे का रुख किया। मौका दो तो काम मैं कर दूं, रज्जो ने हिम्मत करके कहा। तू करेगी? पुरुषोत्तम पलटा और उसने रज्जो को गौर से देखा। काम आता भी है तुझे? हाँ, मौका तो दो, रज्जो इस बार जोर देकर बोली। पुरुषोत्तम जरा चुप हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, चल ये भी करके देख लेते हैं, पर ध्यान रखियो शिकायत का मौका मत दियो और मेरे माल का नुकसान न करियो। सिर्फ एक दिन दूंगा, एक दिन। वो तो मालिक मेरे सर पर खड़ा है, दिन रात मेरी जान लिए हुए है, तो तुझे काम दे रहा हूँ। 2 घड़ी की चुप्पी के बाद रज्जो के भीतर जिंदा बची रह गई रज्जो बाहर आई। कल से? रज्जो ने पूछा तो उसकी बात पर ठेकेदार ने हामी भरी और पता देकर चला गया। रज्जो के इस बोल से घर की दीवारें झंझना उठी। रज्जो सीधी खड़ी होकर सामने देख रही थी, जैसे कल की तैयारी में उसे अभी से जुटना है। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने झटपट सामने का आला टटोला। अगले पल उसकी मुट्ठी बंध कर तनी हुई थी। साहुल उसकी मुट्ठी में था। सारी सावधानी बरत कर और बच्चों को मैना के हवाले करके रज्जो अगले दिन काम पर जा पहुंची। 17-18 साल का एक लड़का फ्लैट पर उसकी राह देख रहा था। 2 महीने पहले टूटी दीवारों का मलबा मंजिल पर यूं ही पड़ा था। सामने ही औजार और रेत, सीमेंट, बालू के संग ईंटें रखी थीं। फावड़े से मलबा सकेर कर ईंटों पर पानी मारने और मसाला बनाने का काम रज्जो ने लड़के को दिया। रज्जो ने करनी और फंटी को ध्यान से देखा। दोनों पर सूखे रेत और सीमेंट की परत चढ़ी थी। जैसे रज्जो की तरह ही ये दोनों भी लंबे समय से बेकाम थे। रज्जो उकड़ू बैठकर उन्हें साफ और खुद को तैयार करती रही। बेलदार लड़के ने अपना काम निपटाया और मसाला बनाकर तसला भरकर रज्जो के आगे रख दिया। रज्जो हौले से उठी। अपने बापू की तरह ही करनी की पहली चोट पुरानी दीवार में दे मारी। फिर एक हाथ से करनी में मसाला भरकर दूसरे हाथ से पहली ईंट फर्श पर रखी। एक के बाद एक ईंट धरती गई। मसाले से उन्हें जोड़ती गई। साहुल से सीध नापती गई। लाल और धूसर रंग की दीवार जो जो उठ रही थी उसका एक एक जख्म भरता जा रहा था। 9 इंच मोटी दीवार उसके लिए अनगिनत सपनों के दरवाजे खोले दे रही थी। दीवार उठ रही थी और दुखों के पहाड़ ढह रहे थे। कन्नी की आवाज़ और साहुल की संगत रज्जो में जोश भर रही थी। पसीने में नहाई रज्जो आज रुकी नहीं। वो दीवार उठाती जा रही थी। उसे बस एक ही धुन सवार थी, शाम को दिहाड़ी के बाद मुरारी से उसे ज़रूर कहना है, जल्दी से ठीक हो जा, फिर अपने घर की दीवार दोनों साथ मिलकर उठाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अपने हुनर को साबित करने के लिए संघर्षरत एक स्त्री की कहानी, जिसे लिखा था प्रज्ञा जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको मेरे चैनल्स की कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कहानियाँ ना सुना करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मेरी खुशी के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।